विद्यार्थियों नमस्कार। डॉक्टर के की हिंदी में मैं कालूलाल कुलमे आपका बहुत स्वागत करता हूँ। यूजीसी नेट के लिए, एमए की परीक्षा के लिए और बीए की परीक्षा के लिए हिंदी का पाठ्यक्रम खास तौर से इसमें आधुनिक कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, कथाएं, आलोचना को समझने के लिए हमने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं। आपको जब भी समय मिलता है प्लीज़ आप आके ज्वाइन कीजिए हमें और वीडियो हमेशा पूरा देखिए और धैर्य के साथ काम करते रहिए। सफलता ज़रूर मिलेगी। सफल होने से किसी को कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए लगातार लगे रहिए और अपने आप पर भरोसे को मुकम्मल करते हुए आगे बढ़ेंगे तो सफलता भी हमारे पीछे-पीछे आएगी, ज़रूर आएगी। लेकिन अपने आप पर यकीन और भरोसा बहुत ज़रूरी है। इसलिए लगे रहिए। हम बातचीत कर रहे हैं आज कविता क्या है, जो निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। उसके हम बहुत सारे भाग पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे चमत्कारवाद। यानी कविता चमत्कार कितना कर सकती है, उस कविता में चमत्कार का कितना इम्पोर्टेंस है। हमने मनोरंजन की बात भी की थी, जीवन मूल्यों की भी बात की थी और कविता किस प्रकार से मनुष्य के भीतर के संसार को मुकम्मल और समृद्ध करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाती है। तो चमत्कार क्या है और कविता क्या है, निबंध मैंने कहा ना कि शुक्ल जी सारी उम्र लिखते रहे और बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है। हर विद्यार्थी को, साहित्य के विद्यार्थी को, चाहे अंग्रेजी साहित्य पढ़ रहा हो, चाहे कन्नड़, तमिल, तेलुगु, हिंदी, पंजाबी जो भी पढ़ रहा हो, उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये निबंध ज़रूर पढ़ना चाहिए और बार-बार पढ़ना चाहिए। ठीक है? काव्य के संबंध में चमत्कार, अनूठापन आदि बहुत शब्द बहुत दिनों से लाए जाते हैं। चमत्कार मनोरंजन की सामग्री है, इसमें संदेह नहीं। इससे जो लोग मनोरंजन को ही काव्य का लक्ष्य समझते हैं, वे यदि कविता में चमत्कार ही ढूंढा करे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और रीतिकालीन कविता आप देखते हैं चमत्कार ही है उसके अंदर, और क्या है। लेकिन आधुनिक काल की कविता सिर्फ चमत्कार नहीं है, वो जीवन के तमाम प्रसंगों, तमाम उतार चढ़ावों के साथ हमारा संवाद करवाती है, हमें उनके साथ जोड़ती है, सवाल करने, सवाल छोड़ने का हमें मौका देती है। इसलिए इस कविता का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और शुक्ल जी इसलिए कह रहे हैं। पर जो लोग इससे ऊंचा और गंभीर लक्ष्य समझते हैं, वे चमत्कार मात्र को काव्य नहीं मान सकते। चमत्कार से हमारा अभिप्राय यहाँ प्रस्तुत वस्तु में अद्भुत या विलक्षण से नहीं, जो अद्भुत रस के आलंबन में होता है। चमत्कार से हमारा तात्पर्य उक्ति के चमत्कार से है, जिसके अंतर्गत वर्ण विन्यास की विशेषता जैसे अनुप्रास में, शब्दों की क्रीड़ा जैसे श्लेष, यमक आदि में, वाक्य की वक्रता या वचन भंगी जैसे काव्यार्थापि परिसंख्या, विरोधाभास, असंगति आदि में, तथा अप्रस्तुत वस्तुओं का अद्भुतत्व अथवा प्रस्तुत वस्तुओं के साथ उनके साद सादृश्य का संबंध भी की अनहोनी या दुरारूढ़ कल्पना जैसे उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि में इत्यादि बातें आती है ना। जो काव्यशास्त्र की वो सारी जो बातें हैं जहाँ पे कि कैसे अलंकार में जाता है ना, कि अलंकार में कैसे अलंकार पैदा कर रहा है लेखक। और रीतिकाल की कविता हमने कहा ना कि अलंकार की ही तो बात करती थी, उसके अलावा उसके पास था क्या और। उत्प्रेक्षा, लक्षण और तमाम तरह के जो अलंकार है ना। तो उन अलंकारों की बात करना ही कविता का काम नहीं है। कविता जीवन की जो हकीकत है, इसलिए वो कह रहे हैं शुक्ल जी कि कविता सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है। कविता का संसार बहुत व्यापक है और विस्तृत है। उस विस्तृत संसार को अगर हम समझेंगे तो हमें बहुत सारी चीजों का पता चलेगा। चमत्कार का प्रयोग भावुक कवि भी करते हैं, पर कवि की परंतु किसी भाव की अनुभूति को तीव्र करने के लिए जिस रूप या जिस मात्रा में भाव की स्थिति है, उसी रूप और उसी मात्रा में उसकी व्यंजना के लिए प्राय कवियों को व्यंजना का कुछ असामान्य ढंग पकड़ना पड़ता है। मैंने कहा ना कि थोड़ी कठिन किस्म की बातचीत है, लेकिन आप एक बार दो बार सुनेंगे तो समझ में आएगी। कहा ना कि जब हम जिस कविता और काव्य की उच्च भूमि की बात बार बार कर रहे थे, वो उच्च भूमि क्या है? वो मनुष्य
के नैतिक और उसकी जो चारित्रिक श्रेष्ठता, दृढ़ता है, वो भी तो बहुत महत्वपूर्ण है ना। उसके बगैर उसका व्यक्तित्व कैसे बनेगा? बातचीत में भी देखा जाता है कि कभी-कभी हम किसी को मूर्ख न कहकर बेल कह देते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उसकी मूर्खता की जितनी गहरी भावना मन में है वह मूर्ख शब्द से नहीं व्यक्त होती। इसी बात को देखकर कुछ लोगों ने यह निश्चय किया कि यही चमत्कार या उक्ति वैचित्र ही काव्य का नित्य लक्षण है। इस निश्चय के अनुसार कोई वाक्य चाहे वह कितना ही मर्मस्पर्शी हो, यदि उक्ति वैचित्र शून्य है तो काव्य के अंतर्गत न होगा, और कोई वाक्य जिसमें किसी भाव या मर्म विकार की व्यंजना कुछ भी न हो पर उक्ति वैचित्र हो, वह खासा काव्य कहा जाएगा। उदाहरण के लिए पद्माकर का उन्होंने उत्तर दिया है। तो इसलिए कविता में वैचित्रता कितना है, चमत्कार कितना है, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। तो सिर्फ चमत्कार ही कविता नहीं है। आप अज्ञे को पढ़िए, आप दिनकर को पढ़िए, मुक्तिबोध को पढ़िए, तो पता चलेगा कि कविता क्या है और कैसे हो रही है। रीतिकाल की कविता की अपनी दुनिया है। मंडन ने प्रेम गोपन के वो वाचन कहलाए वे ऐसे ही हैं जैसे जल्दी में स्वभावतः मुंह से निकल पड़ते हैं। उनमें विदग्धता की अपेक्षा स्वाभाविकता कहीं अधिक झलक रही है। ठाकुर के सवैये में भी अपने प्रेम का परिचय देने के लिए आतुर वो रीतिकाल की कविता को पूरा उन्होंने बताया है। तो उन सारी चीज़ों से भी हमें समझने की आवश्यकता, और चमत्कार किस तरह से कविता को कहाँ इशारा, क्योंकि उनके उदाहरण वही है। शुक्ल जी ने 1929 में लिखा था ना, तो आधुनिक कविता का उसमें कोई इतना अस्तित्व नहीं था, है ना। इसलिए भी समझ सकते हैं आप। यह बात ठीक है कि हृदय पर जो प्रभाव पड़ता है उसके मर्म का जो स्पर्श होता है वह उक्ति के ही द्वारा, पर उक्ति के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह सदा विचित्र, अद्भुत या लोकोत्तर हो। ऐसी हो जो सुनने में नहीं आया करती या जिसमें बड़ी दूर की सूझ होती है। ऐसी उक्ति जिसे सुनते ही मन किसी भाव या मार्मिक भावना जैसे प्रस्तुत वस्तु का सौंदर्य आदि में लीन न होकर एक बार की कथन से अनूठे ढंग, वर्ण विन्यास या पद प्रयोग की विशेषता, दूर की सूझ, कवि की चातुर्य या निरूपणता इत्यादि का विचार करने लगे, वह काव्य नहीं सुक्ति है। बहुत से लोग काव्य और सुक्ति को एक ही समझा करते हैं, पर इन दोनों का भेद सदा ध्यान में रहना चाहिए। जो उक्ति हृदय में कोई भाव जागृत कर दे या उसे प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की मार्मिक भावना में लीन कर दे, वह तो है काव्य। जो उक्ति केवल कथन के ढंग के अनूठेपन, रचना, वैचित्र, चमत्कार, कवि के श्रम या निरूपणता के विचार में ही प्रवृत्त रहे, वह है सूक्ति। अब देखिए, सूक्ति की सारी चीजों को बता रहे हैं, इसलिए कविता और सूक्ति में बहुत अंतर है। सूक्ति में कहा है कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। कविता, कबीर कहते हैं ना कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे तो चाकी भली पीस खाए संसार। कहते हैं कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाते तो मैं पूरा का पूरा पहाड़ पूजने को तैयार हूँ। उससे तो अच्छे वो पत्थर है जो हमें, जिसमें जिस चक्की में जो पत्थर लगे होते हैं जहाँ से हम आटा पिसवा के लाते हैं, कि हमें आटा बना के दे रहे हैं और हमसे भोजन कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं। तो इसलिए कबीर तो उस दौर की तमाम जड़ताओं पर बहुत करारा और कठोर व्यंग्य करते हैं। कबीर की बात ही कुछ अलग है। ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं आराम, में सारा नहीं पढ़ रहा हूँ। और चमत्कार की जो बात है उसको वो खारिज करते हुए कहते हैं कि कविता का उद्देश्य कुछ अलग होता है, उस अलग उद्देश्य को समझने की आवश्यकता है, और वो किसी गंभीर बात को, किसी गंभीर सवाल को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। इसलिए कविता की महत्ता है। कविता सिर्फ मात्र चमत्कार पैदा करने वाली चीज नहीं है, ये हमें समझने की जरूरत है। अब देखिए उस अगला वो है, कविता की भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए। आइए, रिचर्ड्स ने भी, जो पश्चिम के बड़े विचारक थे, उन्होंने भी कविता की भाषा के बारे में कहा। और टी.एस. इलियट को तो आप जानते ही होंगे, जो पश्चिम के आधुनिक बड़े चिंतक है, बड़े लेखक हैं और बड़े कवि हैं, जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इलियट का परंपरा का सिद्धांत, व्यक्ति वैचित्र निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत समझने की आवश्यकता है, और वो किस प्रकार से आधुनिक कविता और आधुनिक आलोचना में एक बहुत महत्वपूर्ण डिपार्चर पैदा करते हैं। अज्ञे उनसे बड़े प्रभावित थे, और अज्ञे की रचनात्मकता पर इलियट का प्रभाव भी स्पष्ट देखा जा सकता है। तो हम इलियट पर अलग से बातचीत करेंगे, विस्तार से बात करेंगे, आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा उसके बारे में, इलियट की रचनात्मकता के बारे में, कि इलियट किस प्रकार से हमारे काव्य के लिए
लेखन के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए कविता की भाषा के बारे में शुक्ल जी क्या कहते हैं। कविता में कही गई बात कविता में कही गई बात चित्र रूप में हमारे सामने आनी चाहिए। मैंने कहा ना चित्रात्मकता होनी चाहिए, बिंबात्मकता बहुत जरूरी है कविता में। ये हम पहले कह आए हैं। अतः उसमें गोचर रूपों का विधान अधिक होता है। वो गोचर यानी कि गोचर रूप मतलब जिसको हम देख सकते हैं आंखों से, दिखने वाली चीजें है ना। इसलिए कविता में चित्र बनता है कि बादल बरस रहे हैं, बारिश हो रही है, हवा चल रही है, तूफान आ रहा है, लड़का लड़की आपस में मिल रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, अपनी अभिव्यक्तियां दे रहे हैं। वह अदृश्य जो हमारी कल्पना में नहीं आ सकते, उस प्रकार के चित्र उस कविता में अक्सर नहीं होते हैं। इसलिए कविता में बार बार बिंबों की बात की जाती है, प्रतीकों की बात की जाती है और चित्रात्मकता की बात की जाती है। कविता हमारे जीवन के उन सारे प्रसंगों को हमारे सामने रखती है। ये बात हमें समझने की आवश्यकता है। अगर हम इस तथ्य को नहीं समझेंगे तो कविता समझना मुश्किल होगा। वह प्राय ऐसे रूपों और व्यापारों को ही लेती है जो स्वाभाविक होते हैं और संसार में सबसे अधिक मनुष्यों को सबसे अधिक दिखाई पड़ते हैं। अगोचर बातों या भावनाओं को भी जहाँ तक हो सकता है कविता स्थूल गोचर रूप में रखने का प्रयास करती है। इस मूर्ति विधान के लिए वह भाषा की लक्षण शक्ति से काम लेती है। नहीं, जो इसे कहते हैं ना लक्षणा, तीन शब्द शक्तियां है ना, अभिधा लक्षणा व्यंजना। तो उस भाषा की लक्षणा मतलब उस वस्तु की विशेषता के आधार पर उन सारे चित्रों को निर्मित करने का काम करती है। ये तो आपको पता ही होगा। एक कवि कवि ही होता है। हमारे नंद किशोर आचार्य सर की कविताएं आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। छोटी छोटी कविताएं लिखते हैं सर, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण कविताएं हैं। कुंवर नारायण की कविताएं पढ़ सकते हैं, रघुवीर साहय को पढ़िए आप। आचार्य सर तो नाटककार भी हैं, आलोचक भी हैं, समालोचक भी हैं, और सर ने बहुत पढ़ाया हमें भाई। जैसे समय बीत जाता है कहने की अपेक्षा समय भागा जाता है कहना वह अधिक पसंद करेगा। किसी काम से हाथ खींचना, किसी का रुपया खा जाना, कोई बात पी जाना, दिन ढलना या डूबना, मन मारना, मन छूना, शोभा बरसना, उदासी टपकना इत्यादि ऐसी ही कवि समय सिद्ध उक्तियां हैं जो बोलचाल में रूढ़ी पर आ गई है। लक्षणा द्वारा स्पष्ट और सजीव आकार प्रदान प्रदान का विधान प्राय सब देशों में कवि कर्म में पाया जाता है ना। तो लक्षणों का उपयोग करके हर कवि ने अपने अपने विचारों को व्यक्त किया है। सिर्फ भारत की ही बात नहीं है, दुनिया के जो तमाम कवि हैं उन्होंने इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया है। और ये सारी जो दृष्टियां हैं बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टि है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। भावना को मूर्त रूप में रखने की आवश्यकता के कारण कविता की भाषा में दूसरी विशेषता यह रहती है कि उसमें जाति संकेत वाले शब्दों की अपेक्षा विशेष रूप व्यापार सूचक शब्द अधिक रहते हैं। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनसे किसी एक का नहीं बल्कि बहुत से रूपों या व्यापारों का एक साथ चलना सा अर्थ ग्रहण हो जाता है। ऐसे शब्दों को हम जाति संकेत कह सकते हैं। ये मूर्ति विधान के प्रयोजन के नहीं होते। किसी ने कहा बड़ा अत्याचार हो रहा है। इस अत्याचार शब्द के अंतर्गत मारना, पीटना, डांटना, डपटना, लूटना, पाटना आदि बहुत से शब्द व्यापार हो सकते हैं। अतः अत्याचार शब्द के सुनने से उन सब व्यापारों की एक मिली जुली अस्पष्ट भावना थोड़ी देर के लिए मन में आ जाती है। कुछ विशेष व्यापारों का स्पष्ट चित्र या मूर्त रूप नहीं खड़ा होता। इससे ऐसे शब्द कविता में उतने काम के नहीं। ये तत्व निरूपण, शास्त्रीय विचार आदि में ही अधिक उपयोगी होते हैं। भिन्न भिन्न शास्त्रों में बहुत से शब्द तो विलक्षण ही अर्थ देते हैं और पारिभाषिक कहलाते हैं। शास्त्र मीमांसक या तत्व निरूपक को किसी सामान्य तथ्य या तत्व तक पहुंचने की जल्दी रहती है। इससे वह किसी सामान्य धर्म के अंतर्गत आने वाली बहुत सी बातों को एक मानकर अपना काम चलाता है। प्रत्येक का अलग अलग दृश्य देखने दिखाने में नहीं उलझता, है ना। तो मतलब जो तत्व की जो मीमांसा करते हैं ना, कि जो गहरी कुछ बातें खोजना चाहते हैं शास्त्रों में, मतलब ज्ञान की दुनिया में, तो उनको थोड़ा बारीक बारीक विचार करना पड़ता है, बारीक बारीक जाके गहन शोध अध्ययन करना होता है। तो उनके लिए छोटी छोटी चीजों में उलझने का कहीं कोई मतलब नहीं है, कहीं कोई मंतव्य नहीं है। ये भी समझने की बात है, ये भी जानने की बात है।
आप पूरा सुनिए प्लीज़, बहुत अच्छा लगेगा आपको और हमेशा वीडियो पूरा देखिएगा। शॉर्टकट के रास्ते पर चलने से सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल है। कहीं गलती से मिल भी गया तो हमारे पास कितना समय तक रहेगा, टिका हुआ रहेगा, नहीं रहेगा, ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है ना। तो इस वास्तविकता को और सच्चाई को समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सच्चाई को, इस वास्तविकता को अगर हम नहीं समझेंगे तो बाकी सारी चीज़ों की पड़ताल करना, उनको समझना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी हमारे लिए। पर कविता कुछ वस्तुओं और व्यापारों को मन के भीतर मूर्त रूप में लाना और प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कुछ देर रखना चाहती है, अतः उक्त प्रकार के व्यापक अर्थ संकेतों से ही उसका काम नहीं चल सकता। इससे जहाँ उसे किसी स्थिति का वर्णन करना रहता है, वहाँ वह उसके अंतर्गत सबसे अधिक मर्म स्पर्शनीय कुछ विशेष वस्तुओं या व्यापारों को लेकर उनका चित्र खड़ा करने का आयोजन करती है। यही कहीं कि घोर अत्याचार का वर्णन करना होगा तो वह कुछ निरपराध व्यक्तियों के वध, भीषण यंत्रणा, स्त्री बच्चों पर निष्ठुर प्रहार आदि का क्षोभकारी दृश्य सामने रखेगी। यहाँ घोर अत्याचार हो रहा है, इस वाक्य के द्वारा वो कोई प्रभाव नहीं उत्पन्न कर सकती है ना। इसलिए कहने की एक कहानी, कहानी क्यों पढ़ते हैं हम, कहानी में इसलिए कहानी होती है तो उसमें सारी चीजें होती है ना भाई, इसलिए उसका महत्व होता है ना। और उस कहानी के माध्यम से कैसे हम बाकी सारी चीजों को समझते हैं। तो शुक्ल जी ने यहाँ बहुत सारे उदाहरण दिए हैं और उन सारी चीज़ों के माध्यम से भाषा की महत्ता को समझ में समझाया कि कवि जिस शब्द विधान की हमने कहा ना, पहले बात की थी कि कविता क्या है, शब्द का विधान है। तो कवि शब्द का विधान कैसे करता है और उन शब्द विधानों के माध्यम से सारी चीज़ें कैसे हमारे सामने रखता है। और देखिए क्या कहा है, इस बात को गोस्वामी जी ने क्या कहा है, देखिए नहीं पढ़ा, भविष्य का ज्ञान अत्यंत अद्भुत और रहस्यमय है। तुलसी ने लिखा है ना कि डासत ही बीती गई निशा सब कभू न नाथ नींद भर सोयो, कि जो माया मोह में पड़ा हुआ इंसान वो दिन रात ईर्ष्या द्वेष में ही चला जाता है उसका, वो कभी शांति से नींद ही नहीं निकाल पाता है। कि आप इस प्रकार की स्थिति में रहेंगे कि डासत ही बीती गई निशा सब कबहु न नाथ नींद भरी सोयो। तुलसी की बहुत फेमस पंक्तियां हैं कि मैं तो दूसरों से ईर्ष्या करने में, घृणा करने में ही अपना पूरा जीवन चला गया मेरा तो, और मैं क्या सुख की नींद सोता और क्या सुख का जीवन जीता, है ना। तो कविता में नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। नाद मतलब जो शब्द होता, आवाज, हम कुछ बोल रहे हैं ना, मतलब कविता जब पढ़ी जाती है तो उसका जो शब्दों का जो सौंदर्य है वो भी कविता की उम्र और कविता के प्रभाव को पैदा करता है। इसलिए अज्ञे बार बार कहते हैं कि शब्दों का अपना एक आभा मंडल होता है और उनकी कविताओं में लय और ताल आप देख सकते हैं। उनकी प्रसिद्ध कविता असाध्य वीणा को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि किस प्रकार का लय और ताल उसके अंदर काम करता है। मुक्तिबोध के यहाँ जो लय और ताल वो अलग तरह का है, वहाँ आत्म संघर्ष और जीवन संघर्ष दोनों ही काम करते हैं। लेकिन अज्ञेय के यहाँ कहीं कहीं न कहीं संगीत की जो लयात्मकता है, चित्रात्मकता है, वो अद्भुत तरीके से उनकी कविताओं में काम करती है। तो एक कवि को समझना, एक रचनाकार को समझना इसलिए भी महत्वपूर्ण है, उसके महत्व को समझना, उसकी उन सारी चीजों की पड़ताल करना। तो तालपत्र, भोजपत्र, कागज आदि का आश्रय छूट जाने पर भी वह बहुत दिनों तक लोगों की जीवा पर नाचती रहती है। नाद सौंदर्य मतलब जो आप जब कविता को गाते हैं, पढ़ते हैं तो किस प्रकार से आपकी जबान पर चढ़ जाती है। वो चाहे किताबों में रहे न रहे, वो पहले तो लोग तालपत्र पे लिखते थे ना, तो इसलिए तालपत्र का जिक्र शुक्ल जी कर रहे हैं, है ना। अब तो आप जानते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस में जाकर छपती है और अब तो ऑनलाइन हो चुका है सब कुछ, यूट्यूब पे आ गई है, आपके वर्ड फाइल में आ गई है, आपने कहीं भी सेव कर ली है। तो किस प्रकार से ज़माना डिजिटल हो चुका है, देखिए तालपत्र से हम लोग डिजिटल संसार में आ चुके हैं। तो इस सच को भी समझने की आवश्यकता है कि सभ्यता अपनी विकास की गति में कहाँ से कहाँ तक पहुंच चुकी है, और उसमें कविता का जो नाद सौंदर्य है, किस प्रकार से कविता हमारे अंदर क्या प्रभाव पैदा कर रही है, कि कोई दीवाना कहता है तो कोई पागल समझता है। कुमार विश्वास कविताएं पढ़ते हैं ना,
आप लोग तो सुनते ही हैं बहुत ज़्यादा उनको। अतः नाद सौंदर्य का योग भी कविता का पूर्ण स्वरूप खड़ा करने के लिए कुछ न कुछ अवश्य होता है। इसे हम बिल्कुल हटा नहीं सकते। जो अंत्यानुप्रास को फालतू समझते हैं वे छंद को पकड़े रहते हैं, जो छंद को भी फालतू समझते हैं वे लय में ही लीन रहने का प्रयास करते हैं। संस्कृत से संबंध रखने वाली भाषाओं में नाद सौंदर्य के समावेश के लिए बहुत अवकाश रहता है। अतः अंग्रेजी आदि अन्य भाषाओं को देखा देखी जिनमें इसके लिए कम जगह है, अपनी कविता को हम विशेषताओं से वंचित कैसे कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि इंग्लिश जो कविता है उसमें इस प्रकार की संभावना कम है, लेकिन संस्कृत साहित्य से जो जुड़ा हुआ है उसके अंदर ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। और हमारी काव्य भाषा की अगली विशेषता बता रहे हैं कि जो संस्कृत से ही आई है वह है कहीं कहीं व्यक्तियों के नामों के स्थान पर उनके गुण रूप या कार्यबोधक शब्दों का व्यवहार किया जाता है। व्यक्ति के स्थान पर उसकी क्वालिटी की बात करते हैं ना, उसकी गुणवत्ता की बात करते हैं। ऊपर से देखने में तो पद्य के नपे हुए चरणों में शब्द खपाने के लिए ही ऐसा किया जाता है, पर थोड़ा विचार करने पर इससे गुरुतर उद्देश्य प्रकट होता है। सच पूछिए तो ये बात कृत्रिमता बचाने के लिए की जाती है। मनुष्यों के नाम यथार्थ में कृत्रिम संकेत है जिनसे कविता की पूर्ण परिपोषकता नहीं होती। अतएव कवि मनुष्यों के नामों के स्थान पर कभी कभी उनके ऐसे रूप, गुण या व्यापार की ओर इशारा करता है जो स्वाभाविक और अर्थगर्भित होने के कारण सुनने वाले की भावना के निर्माण में योग देते हैं। गिरधर, मुरारी, त्रिपुरारी, दीनबंधु, चक्रपाणि, मुरलीधर, सव्यसाची आदि इत्यादि शब्द ऐसे ही हैं। ऐसे शब्दों को चुनते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे प्रकरण विशुद्ध या अवसर के प्रतिकूल न हो। जैसे यदि कोई मनुष्य किसी दुर्धर्ष अत्याचारी के हाथ से छुटकारा पाना चाहता है तो उसके लिए हे गोपी कर्णम, हे वृंदावन बिहारी आदि कहकर कृष्ण को पुकारने की अपेक्षा हे मुरारी, हे कंस निधंदन आदि संबोधनों को पुकारने की आवश्यकता है ना। तो कविता में इस प्रकार की चीजें कैसे यूज की जाती है, उन सारी चीजों को यहाँ आचार्य शुक्ल ने बड़े विस्तार से उदाहरण के साथ बताया है। आप इस निबंध को पढ़ेंगे तो और भी बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में खुलती हुई चली जाएगी, और ये निबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फिर वो कह रहे हैं कि कविता पर अत्याचार भी कम नहीं हुआ है। अब कविता पर अत्याचार कौन लोग करते हैं वो भी पढ़ लेते हैं। मतलब कविता को बदनाम करने का काम किन लोगों ने किया है। कविता पर अत्याचार भी बहुत कुछ हुआ है। लोभियों, स्वार्थियों और खुशामदियों ने उसका गला दबाकर कहीं अपात्रों की आसमान पर चढ़ने वाली स्तुति कराई है, कहीं द्रव्य न देने वालों की निराधार निंदा। ऐसी तुच्छ वृत्ति वालों का अपवित्र हृदय कविता के निवास के योग्य नहीं। कविता देवी के मंदिर ऊंचे, खुले, विस्तृत और पुनीत हृदय हैं। सच्चे कवि राजाओं की सवारी ईश्वर की सामग्री में ही सौंदर्य नहीं ढूंढा करते। वे फूस के झोंपड़ों, धूल मिट्टी में सने किसानों, बच्चों के मुंह में चारा डालते हुए पक्षियों, दौड़ते हुए कुत्तों और चोरी करती हुई बिल्लियों में कभी कभी ऐसे सौंदर्य का दर्शन करते हैं जिसकी छाया भी महलों और दरबारों तक नहीं पहुंच सकती। श्रीमानों के शुभ आगमन पर पद्य बनाना, बात बात में उनको बधाई देना कवि का काम नहीं है। अब देखिए कवि का काम क्या है, सिर्फ चमचागिरी करना कवि का काम नहीं है। सत्ता की दलाली करना, बड़े बड़े राजनेताओं और बड़े बड़े राजाओं के बारे में उनकी प्रशंसा करना, ये कवि का काम नहीं है। ये काम तो दलालों का है, चमचों का है भाई। जिनके रूप या कर्म कलाप जगत और जीवन के बीच में उसे सुंदर लगते हैं, उन्हीं के वर्णन में वह स्वांतः सुखाय प्रवृत्त होता है। और क्या कवि क्या करता है कि जिसको संसार में जो कुछ अच्छा लग रहा है उसकी तरफ कवि बढ़ता है। इसलिए कवि का महत्वपूर्ण स्थान है, और उस स्थान को और उस वास्तविकता को इसलिए समझने की आवश्यकता है। अब अंतिम पॉइंट है कविता की आवश्यकता, और उसके साथ ही निबंध समाप्त हो रहा है। कविता क्या है, निबंध पढ़ रहे थे हम शुक्ल जी का, और मैंने कहा ना कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बार बार पढ़ा जाने योग्य निबंध है ये। और इसमें शुक्ल जी कह रहे हैं कि कविता की आवश्यकता क्यों है आखिर हमें। भाई कविता की आवश्यकता क्यों है हमें। अब देखिए उसके बारे में छोटा सा पैराग्राफ पढ़ देता हूं मैं।
मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य असभ्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। चाहे इतिहास न हो, विज्ञान न हो, दर्शन न हो, पर कविता का प्रचार अवश्य रहेगा। बात यह है कि मनुष्य अपने ही व्यापारों का ऐसा सघन और जटिल मंडल बांधता चला आ रहा है, जिसके भीतर बंधा बंधा वह शेष सृष्टि के साथ अपने हृदय का संबंध भूला सा रहता है। इस परिस्थिति में मनुष्य को अपनी मनुष्यता खोने का डर बराबर रहता है। इसी से अंत प्रकृति में मनुष्यता को समय समय पर जगाते रहने के लिए कविता मनुष्य जाति के चल साथ लगी चली आ रही है और चली चलेगी। जानवरों को इसकी जरूरत नहीं। चिंतामणि भाग 101 चिंतामणि से लिया 141 पेज पर है, आचार्य शुक्ल का है और इंडियन प्रेस लिमिटेड ने इसको छापा था उस समय। तो इस पूरे संदर्भ में वो कह रहे हैं कि कविता की आवश्यकता इसलिए मनुष्य को रहेगी, बाकी चीजों की उसको आवश्यकता रहे न रहे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कविता की आवश्यकता उसे आज भी रहेगी और कल भी रहेगी। इसलिए इस सत्य को समझना बहुत जरूरी है कि मनुष्य को कविता की आवश्यकता क्यों है और कैसे है और किस तरह से है। ठीक है, देखिए बहुत निबंध बहुत ही अच्छा है, आप बार बार पढ़ेंगे फिर सुनेंगे तो समझ जाएंगे। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। और अंतिम जो पैराग्राफ है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कविता की आवश्यकता हमेशा रहेगी। शुक्ल जी इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि हमने इतना सारा संसार बनाया है ना, कि धन दौलत के पीछे भागे जा रहे हैं, हमें अपने अंदर की आवाज सुनने का जैसे हमारे पास समय ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। ठीक है, तो इसके साथ ही ये कविता क्या है निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी के आलोचक, इतिहासकार, समालोचक, निबंधकार सब कुछ है, पूरा होता है। ठीक है, और हम मिलते हैं फिर अगले निबंध के साथ में। वीडियो पूरा देखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए और अपना ख्याल रखिए और गिव अप नहीं करना है। डटे रहिए, मजबूत बनाइए अपने आप को और लड़ाई लड़ना बहुत जरूरी है। देखिए हार मानना बहुत आसान है, इसलिए प्लीज डोंट गिव अप। अपने मन को झांकिए, अपने कंफर्ट जोन को चेंज कीजिए। अगर आप बहुत निराश है तो उस व्यवस्था से अपने आप को बाहर ले जाइए, कि घूम के आइए, किसी से बात कीजिए, कुछ अलग किताब पढ़िए, कुछ काम कीजिए, फिजिकल वर्क कीजिए, दौड़ लगाइए, फुटबॉल खेलिए, वॉलीबॉल खेलिए, क्रिकेट खेलिए, जो खेलना है खेलिए, मस्ती कीजिए, फिल्म देख के आइए। यस,